हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण। आप सभी के पास मैं और मेरा व्याकरण ये पुस्तक होगी, तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पुस्तक को खोल लें। मैं समझाती हूँ, वैसे वैसे बुक में भी देखते जाएं। अब हमने कल इसका पाठ परिचय पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम ग्रहण करते हैं। तो मैंने कल आपको पाठ परिचय, कठिन शब्द और एक प्रश्न दिया था, भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा किसे कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका ये प्रश्न हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आप ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, छोटा सा मतलब स्केच बनाया है भाषा, लिपि तथा व्याकरण का। भाषा के रूप, अब मैंने आपको भाषा के रूप बताए मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है ओरल और लिखित का मतलब होता है रिटन। तो मौखिक, ओरल, लिखित, रिटन। अब ये दो रूप भाषा के हैं। तीसरा रूप सांकेतिक भी होता है, लेकिन वो आपकी पुस्तक में नहीं है। तो हम ये दो रूप ही मेन जो होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित, ये दो रूप जो भाषा के रूप है। भाषा के रूप दो है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में होता क्या है? मौखिक भाषा में होता है बोलना और उसको सुनना। यानी एक व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है, दूसरा उस विचारों को सुनता है और वापस अपना रिप्लाई देता है। लिखित भाषा में क्या होता है कि व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसको पढ़ता है। सुन तो सकता नहीं, लिखे हैं तो उसको पढ़ के ही पता चलेंगे। अब बोलना और सुनना होता है मौखिक भाषा में, लिखित भाषा में होता है लिखना और पढ़ना। बोलने के माध्यम बताएं कुछ मैंने, समाचार जैसे हम बोल रहे हैं या टीवी में बोल रहे हैं समाचार, या आप जो सुबह असेंबली होती है, प्रार्थना सभा में भी आप समाचार बोलते हैं। कोई डिबेट कंपटीशन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, या टीचर कुछ आपको बोलता है, कक्षा में भी बोल रहा है, बाहर भी बोल रहा है, आप भी आपस में बोल रहे हो, तो ये सभी मौखिक भाषा के रूप हैं, बोलना और सुनना। समाचार आ गए, उसमें भाषण दे रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, सुनने वाला, तो ये भी मौखिक भाषा का रूप है, भाषण। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाषा के कितने रूप हैं और उनके उदाहरण बताओ कि क्या कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो समाचार पत्र हो सकता है जो पढ़ते हैं, या समाचार देखते हैं तो उसमें बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। भाषण एक रूप है इसका, भाषण कोई दे रहा है, ये भी इसका रूप है। कहानी कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। गीत है ना, कोई गाना गा रहा है, हम सुन रहे हैं। कविता, गाना तो सब जानते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको नए नए गाने सुनना, ठीक है। तो ये मौखिक भाषा के कुछ रूप बताए हैं, बहुत सारे रूप होते हैं बेटा। अब लिखित भाषा के लिखना और पढ़ना आता है, उसमें लिखने वाला लिखेगा, पढ़ने वाला उसको पढ़कर समझेगा। इसके अंतर्गत पत्र आ सकते हैं। पत्र जो एक ऐसी चीज है, कोई उसको बोल रहा है, पढ़ पढ़ के सुना रहा है तो आप सुनोगे, लेकिन पत्र को पढ़ते हैं। अगर आपके पास पत्र आया है तो आप उसको पढ़ के समझते हैं। तो लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। पत्र, कॉपी के अंदर जो काम करते हैं, तो मैं उसको देख पढ़ती हूँ, है ना, आपने लिख लिया, मैं पढ़ती हूँ। तो ये पत्र, ये भाषण, ये कहानी, तो ये भाषण, कहानी, गीत, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण है उनके। और लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र जो अपन पढ़ते हैं लिख कर, यानी पत्र लिखते हैं। लिखित भाषा में पत्र लिखना, लिखने के बाद उसको पढ़ना। कॉपी में जैसे हम लिखते हैं, तो ये भाषा के मौखिक और लिखित जो दो रूप है, किसके माध्यम से आप ये काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम समझेंगे मौखिक और लिखित भाषा क्या है। अब देखिए बेटा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो रूप हैं, मैंने आपको बता दिया। मौखिक भाषा में बोलना होता है व सुनना होता है, लिखित भाषा में लिखना होता है और पढ़ना होता है। मौखिक भाषा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो इस प्रकार होगी। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें, दूसरी बार जब मैं बताती हूँ कोई डेफिनेशन स्पेशल। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आप मेरे साथ पढ़ना। लिखित भाषा, इसमें लिखना और पढ़ना होता है। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब कभी बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है, कहता नहीं कहते, ते आया, तो देखो हे के ऊपर अनुस्वार आया। बहुवचन में जब वाक्य होगा तो हे के ऊपर अनुस्वार या बिंदी आएगी, ठीक है। और जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं वहां अल्प विराम, मैं साथ में बता रही हूँ आपके।
जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मैंने आपको बताया जैसे भाषण देना है ना, तो भाषण देने वाला देगा, बोलेगा और सुनेगा उसको सामने वाला। अब इसमें जैसे आया पत्र है ना, पत्र पढ़ने लिखने वाला लिखेगा और उसको पढ़ने वाला पढ़ेगा। तो ये इसके उदाहरण है, किसके द्वारा एक एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो ये तो हुई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो भाषा है हमारी, भाषा जो होती है उसके कई रूप होते हैं। अब आपकी पुस्तक में इतना वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है मातृभाषा। मातृ यानी मातृ शब्द बना माता से, जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है, तो वो होती है मातृभाषा। जैसे आपकी भी अलग अलग मातृभाषाएं होती है, जगह जगह बदल जाती है वो जो क्षेत्रीय रूप जो होता है, बोली जिसे कहते हैं। लेकिन हमारे जो हम प्रथम जो भाषा सीखते हैं वो होती है मातृभाषा। दूसरी होती है राष्ट्रभाषा। आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना। और राजभाषा जिसमें राज्य के कार्य यानी शासन के कार्य किए जाए, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों सम्मिलित है। लेकिन राष्ट्रभाषा सिर्फ आपकी हिंदी है। तो हिंदी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये दोनों रूप तो मैंने आपको बता दिए। अब देखो, क्या आप जानते हैं हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहते हैं। हिंदी जो हमारी भाषा है उसको कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, वो हम देखते हैं। तो हमने भाषा के दो रूप पढ़ लिए। अब इसके बाद बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, और उसके बाद व्याकरण क्या है, वो हम पढ़ते हैं। अब बेटा हमने भाषा के दोनों रूप पढ़ लिए। अब हम देखते हैं लिपि क्या है। लिपि क्या होती है? आप हिंदी में जब आप पढ़ना लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले स्वर व्यंजन अ आ ई क ख ग घ ये सीखते हैं। और हमें बोलने के लिए भी इनका प्रयोग करना पड़ता है ना, अपने विचार दूसरों को प्रकट करने के लिए दूसरों के सामने। और लिखने के लिए भी इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ये हमारी ध्वनियाँ हैं। ध्वनि आवाज, ध्वनि का मतलब आवाज। अ आ ई उ क ख ग घ यानी पूरी आपकी वर्णमाला। तो ये जो वर्ण है, जो ध्वनि है, इनका जो लिखने का रूप है, मैंने बोला आ, मैंने बोला ई, मैंने बोला क। अब आप जानते हो, इसलिए फटाफट मैं बोलूंगी आ तो आप लिखोगे आ, मैं बोलूंगी क आप लिखोगे क, मैं बोलूंगी ई आप लिखोगे ई, है ना। तो ये ध्वनि है, आवाज है ना। तो इन ध्वनियों का जो ये लिखित रूप है, ये क्या कहलाता है? लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये चिन्ह है। मैंने बोला ध्वनि है तो उसका चिन्ह मैंने ये बना दिया। मैंने आ बोला तो मैंने उसका चिन्ह ये बना दिया। मैंने इ बोला तो इसका चिन्ह ये बनाया, बड़ी ई तो ये चिन्ह बना दिया। मैंने क बोला तो ये क का चिन्ह बना दिया। मैंने स बोला तो ये स का चिन्ह बना दिया। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चिन्ह है बेटा, पूरी वर्णमाला। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। या आप कह सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को या चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है बोली। बोली आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जैसे ये अ की ध्वनि, ये तो इसका उदाहरण हो गया, ठीक है बेटा। जो चिन्ह है भाषा ध्वनि को बोलने के लिए जो लिखे जाते हैं वो चिन्ह क्या है? लिपि कहलाते हैं ना। अ से लेकर य तक सब लिपि हमारे हिंदी को लिखने के चिन्ह है। उसके माध्यम से हम हिंदी लिखते हैं, हमारी हिंदी भाषा बनती है। और हमारी हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है बेटा। अब अलग अलग भाषा, जैसे हिंदी की भाषा की लिपि देवनागरी है, अलग की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। लेकिन लिपि इसकी क्या है? देखो आप एक बार इसको देख लो, फिर हम जो बोली है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी लिपि, हिंदी की जो लिपि है यानी चिन्ह जो लिखते हैं हिंदी में, जो अ से लेकर ज्ञ तक जो चिन्ह बने हुए हैं, जो लिपि है हमारी, उसकी लिपि को हम नाम क्या दे रखा है? देवनागरी, ठीक है। उसी प्रकार संस्कृत की लिपि भी देवनागरी। इसी प्रकार गुजराती की लिपि भी देवनागरी, मराठी की लिपि भी देवनागरी। चार नाम तो याद हो गए ना आपको?
हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, यानी अगर आपको हिंदी आती है तो आप तीनों भाषाओं को समझ सकते हैं, या संस्कृत आप समझ लेंगे तो ये तीनों भाषा आप समझ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी गुजराती भी समझ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन चारों की लिपि देवनागरी है, यानी इनके चिन्ह एक ही है, ये अ आ इ ई, थोड़ा सा इनका रूप परिवर्तित है। अब ये तो हमने जो भाषा जानते हैं। अब इसके बाद आप ये अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। अब आगे की लिपियां और देख लेते हैं हम। चारों लिपियां तो आपको याद हो गई होगी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन चारों की लिपि देवनागरी। उसके बाद मैंने अंग्रेजी की लिपि बताई है जो है आपकी रोमन। अब अंग्रेजी की लिपि आपकी रोमन है, और इसके बाद और लिपि देखो, गुजराती मैंने बता दी, ये देखो गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, है ना, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी। अब पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, ये और बची है, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू। इनकी लिपि क्या, मैं लिपि बता रही हूँ बेटा। पंजाबी की है लिपि गुरुमुखी। क्या लिपि है पंजाबी की, गुरुमुखी, ठीक है। अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि। यानी जो नाम दे रखा है, जैसे हम हिंदी में अ से लेकर ज तक जो लिखते हैं, हमारे जो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह हैं वो लिपि कहलाते हैं। तो अ से लेकर ग तक हमारे हिंदी के चिन्ह को जैसे हम देवनागरी बोलते हैं, हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो अब आपको याद रखना है, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन चारों की लिपि क्या है, इन चारों की भी लिपि क्या है, देवनागरी। यानी इन चारों की लिपि देवनागरी है, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, याद कर लेना। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि फारसी। पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी की देवनागरी। ये अपने दिल दिमाग में उतार लेना। इसके बाद हम देखते हैं आगे बोली। भाषा का जो बेटा क्षेत्रीय रूप है, एक क्षेत्र में, एक सीमित जगह पर भाषा का क्षेत्र तो विस्तृत है, भाषा तो पूरे देश में बोली जाती है, गुजरात पूरे राज्य में बोली जाती है, पूरे राजस्थान राज्य में बोली जाती है, यानी भाषा तो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो बोली होता है वो उसका संकीर्ण क्षेत्र होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। जैसे अवध में अवधी, भोजपुरी भाषा, है ना, बुंदेलखंडी भाषा, तो ये एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो कहा जाता है बोली। ये आपके पाठ में नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम हमारी हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, उसकी लिपि क्या है, उसकी लिपि है देवनागरी। अब इस हिंदी भाषा को कब राष्ट्रभाषा में परिवर्तित किया गया, यानी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी? आपके हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप स्टेटस पे भी देखते हैं आजकल मोबाइल पे, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, अभी निकला थोड़े दिन पहले सितंबर में, है ना बेटा। तो हिंदी भाषा जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? हिंदी। और वो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1947, और 1949 में 1949 में 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। अब हर 14 सितंबर को, हर साल की 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस
मनाया जाता है। लेकिन ये बनी कब? 14 सितंबर 1949। इसलिए हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिससे 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अब अलग अलग जगह की भाषा अलग अलग होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे संविधान में, संविधान पता है ना आपको, संविधान क्या चीज होती है? संविधान, जो देश का संविधान जिसमें हमारे नियम, अनुच्छेद, धाराएं लागू की गई है, उसमें एक देश के लिए संविधान बना है, एक नियम बना है पूरा लिखित रूप में, वो संविधान है। तो हमारे संविधान में टोटल कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा लिपि है इसकी देवनागरी, और ये 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा बनी। कौन बनी? हिंदी। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन पढ़ तो सकते हो, देख तो सकते हो। आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ये ध्यान में होना चाहिए। 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है। हमारे भारत में कई राज्य हैं, ठीक है। हमारे भारत में जो राज्य हैं, उनकी हर राज्य की भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं, सिर्फ 22 भाषाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा उनको मान्यताएं प्राप्त है कि हाँ ये एक भाषा है। बाकी कुछ भाषाएं बोलते हैं हमारी भाषा को मान्यता दे, लेकिन वो भाषा नहीं और एक बोली बन के रह गया है, क्योंकि वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो भाषा। और जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाए वो बोली कहलाती है, जो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए, बड़े क्षेत्र में, वो भाषा कहलाती है। तो हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। अब देखो, अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं होती है। अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, ये कुछ रूप है। आप देखते हो टीवी वगैरह, आपको सब पता है। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, जापान में जापानी, चीन में चीनी, अंग्रेजी, जो अमेरिका है वहाँ अंग्रेजी बोली जाएगी, है ना। फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मनी में जर्मन भाषा। अब देखो, हमारे राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब कहाँ क्या भाषाएं बोली जाती है वो एक बार आप देखो। अब देखिए बेटा, हमारे राज्य में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब कहाँ क्या भाषाएं बोली जाती है? गुजरात में क्या बोली जाएगी? अंडरस्टूड हो आप? गुजराती, सिंपल। कश्मीर में कश्मीरी, मात्राएं देखो, मी पे बड़ी की मात्रा है, ठीक है। कश्मीर में कश्मीरी। गोवा में कोंकणी, गोवा में कोंकणी, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। असम में असमिया भाषा। महाराष्ट्र में वेरी इजी, मराठी भाषा बोली जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद पंजाब में, ये भी आपको आती होगी ना, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उत्तर प्रदेश में हमारी राष्ट्रभाषा ही बोली जाती है और वो है हिंदी। दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? दिल्ली में भी हिंदी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह हिंदी भाषा ही बोली जाती है। बंगाल में बंगला भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा। तो बहुत सारे नाम तो इनके राज्यों के नाम के ऊपर ही आधारित है बेटा। गुजरात गुजराती, कश्मीर कश्मीरी, महाराष्ट्र मराठी, असम असमिया, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगला, तमिलनाडु तमिल। अब गोवा में कोंकणी, उत्तर प्रदेश दिल्ली में हिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाषाओं के बारे में मैंने आपको अभी बताया। बाकी की भाषाएं कुछ देखते हैं बेटा। टोटल 22 भाषाएं नहीं है, कुछ भाषाएं नहीं, 17 भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अभी तक मैंने कुछ भाषाओं के बारे में बताया। अब हिमाचल में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? हिमाचल में बोली जाती है हिमाचली, इजी। केरल में बताओ, आता होगा आपको, मलयालम। केरल में मलयालम। और मलयालम मुझे बहुत हार्ड लगती है भाषा, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तमिल भाषा बहुत हार्ड होती है, लेकिन ये मलयालम और तमिल भाषा दोनों की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। गढ़वाल में गढ़वाली। देखो कितने इजी नाम है सब भाषाओं के।
उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। कर्नाटक में, बताओ कर्नाटक में कन्नड़। कन्नड़ भाषा भी बड़ी बहुत हार्ड है, उसके शब्द जो होते हैं लिखे हुए वो इतने हार्ड हैं कि कैसे लिखते होंगे, बड़ा आश्चर्य होता है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। देखो मुझे भी आपके साथ साथ याद हो गया, सारी भाषाएं जरूरी नहीं कि हमको याद ही हो, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गई। हिमाचल में हिमाचली, केरल में मलयालम। हिमाचल हिमाचली, केरल मलयालम। गढ़वाल गढ़वाली, उड़ीसा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बिहार बिहारी और गोवा में कोंकणी। तो ये हमारे कुछ राज्य हैं और उनकी भाषाएं हैं। आप एक बार इनको रिवाइज कर लो देखकर। ठीक है बेटा, तो ये आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब बारी आती है हमारे आज के गृह कार्य की। आज का गृह कार्य बेटा इस प्रकार है, 9, 10, 20, स्टेज लगाओ 4। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने बनाकर दिए हैं, आपकी पुस्तक में नहीं है, और कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक से ही है। पहला प्रश्न मैंने आपको कल दे दिया था, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के कितने रूप है, स्पष्ट कीजिए। परिभाषा देनी है, लिखित और मौखिक भाषा की, और उसका एक उदाहरण लिखना है, जैसे पत्र है उसका उदाहरण, उसका उदाहरण भाषण है। लिपि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। कितनी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, उनका नाम आपको लिखना है। ये प्रश्न सुंदर सुंदर लेखनी में आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में करें।